नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम राजस्थान के इतिहास को लेकर बात कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि जो इतिहास है वो किस प्रकार का रहा है राजस्थान में। शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि राजस्थान में कुछ सभ्यताएं थी जो राजस्थान के बारे में हमें बताती है कि वहाँ पे पहले खेती हुआ करती थी, वहाँ पे पहले नगर हुआ करते थे। इसका आधार है कि वहाँ पे हरी भरी जमीन हुआ करती थी, वहाँ पे कुछ नदियाँ हुआ करती थी। ये जो सभ्यताएं हैं हमें काफ़ी कुछ बता देती है। हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी में दबे हुए शहर थे या नगर थे या खेत थे, जब हमने उनको खोदना शुरू किया तो हमारे सामने कुछ सच्चाई निकल के आई, कुछ तथ्य निकल के आए। उनके आधार पे हमने पता लगाया कि राजस्थान ऐसा भी था। हम शुरू में 3 क्लासें ले चुके हैं सभ्यताओं को लेकर और हमने सिर्फ इस पे ही बात की है कि जो पाषाण काल का जो युग था उससे लेकर जब हम ऐतिहासिक काल की ओर जब लौटे तो हमारे पास लोहा था, हमारे पास धातुएं थी, हमारे पास तांबा था, स्टील था, टीन था। स्टील नहीं था, टीन था। उसके बाद जब गुप्त काल की ओर हम बढ़ते हैं तो उस काल को स्वर्ण काल कहा गया। कहा जाता है कि वहां पे सोने की मुद्राएं चलाई गई थी। ये जो आधार बन रहे थे ये कोई एकदम से नहीं हुआ था, एक झटके से ऐसा नहीं हुआ था कि नगर बना दिया गया हो और फिर नगर से साम्राज्य खड़ा कर दिया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका आधार था शुरुआती लोग। जो लोग वहाँ पे आए, रहना शुरू किया, किस प्रकार उन्होंने खेती की, किस प्रकार उन्होंने वैज्ञानिक मॉडल को अपनाया, उस खेती के अंदर किस प्रकार द्विफसल उन्होंने उगाना शुरू किया। हम जब भी सभ्यताओं को बांटेंगे, चाहे कहीं की भी सभ्यता हो, अगर हमको वहाँ पे पत्थर के औजार मिलते हैं तो हम उस सभ्यता को पाषाण काल की सभ्यता भी कहेंगे। अगर हमको वहाँ पे तांबे की मुद्राएं मिलती है हम उसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहेंगे। अगर हमको वहाँ पे कांसा मिलता है तो हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहेंगे। अगर हमको वहाँ पे लोहा मिलता है तो हम लोह युगीन सभ्यता भी उसको कहेंगे। लेकिन इन्हीं सभ्यताओं को हम अलग अलग स्तर पे बांटना शुरू करते हैं। इस चीज को आप समझ लोगे तो आप सभ्यताओं को समझ लोगे कि किस प्रकार सभ्यताओं को समझा गया और हमारे सामने इन चीजों को रखा गया। जो इतिहासकार थे, जो लोग थे, जो इनको देख रहे थे, इनको परख रहे थे, और राजस्थान की ऐसी स्थिति भी हुआ करती थी पहले, उन चीजों को समझना काफी जरूरी है। कल से हम कालीबंगा सभ्यता की शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार की वो सभ्यता थी, लेकिन उससे पहले कालीबंगा के बारे में नहीं, पूरे राजस्थान के बारे में आपको चीजें जाननी चाहिए। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सभ्यताएं ऐसी भी हुआ करती थी और इन स्तर के आधार पर ही हमने उनको बांटना शुरू किया। शुरुआती दौर में हमने स्तरों में सभ्यताओं को बांटना शुरू किया। काफी सारे स्तर हुआ करते थे। इन स्तरों का मतलब होता है कि सभ्यता किस काल तक रही है या कैसी सभ्यताएं हमको मिली है। कालीबंगा के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम समझेंगे वहां पे कि शुरुआती 2 स्तरों में कालीबंगा एक कृषि क्षेत्र के रूप में हमको दिखाई देने लगी। हमको ये समझ आने लगा कि यहाँ पे खेती हुआ करती थी। जब हम आगे अगले अलग अलग स्तरों में बांटते हैं तब हमको समझ में आने लगता है कि कालीबंगा के अंदर धर्म भी हुआ करता था। कालीबंगा के अंदर वैज्ञानिक पद्धति से इलाज भी हुआ करता था। एक खोपड़ी मिली है हमको, जिस खोपड़ी के अंदर 6 छेद मिले हैं। हमने ये तर्क दिया कि जो खोपड़ी हमको मिली है वो खोपड़ी उस व्यक्ति का इलाज किया जा रहा था और उसके अंदर जो छेद किए गए थे वो एक वैज्ञानिक मॉडल था उन लोगों का। मतलब कि वो शल्य कला, जो शल्य चिकित्सा होती है, उसके वे ज्ञाता थे। ये जानते थे उनके बारे में कि शरीर का इलाज किया जा सकता है, तो उनके पास हो सकता है कि काफी सारी औषधियां रही हो। ये तर्क है और ये तथ्य, जो फैक्ट हमको मिला, जो सामग्री हमको मिली, हम सिर्फ उसी के आधार पर ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो लोग इलाज कर रहे हों। मतलब समझना यहाँ पे, जो सभ्यताएं राजस्थान के अंदर हमको मिली, या तो वो पाषाण काल की सभ्यताएं होगी या फिर वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता होगी या फिर वो ऐतिहासिक काल की सभ्यता होगी। लेकिन समझना जरूरी है कि कालीबंगा सभ्यता, ऐसी कई सारी सभ्यताएं जिनको हम सिर्फ धातुओं के आधार पर समझते हैं, उन सभ्यताओं को हम नहीं पढ़ पाए हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी सभ्यता नगरीय है, कौन सी सभ्यता ग्रामीण है। लेकिन इससे उलट एक क्वेश्चन और हमारे सामने आता है कि किस सभ्यता की लिपि हम नहीं लिख पाए। उनमें अगर ऑप्शन डाल दिया जाए आद्य ऐतिहासिक काल में मिली सभ्यताओं की, ऐतिहासिक काल में मिली सभ्यताओं की, या पाषाण काल में मिली सभ्यताओं की, या इनमें से कोई नहीं, आपका जवाब सीधा होगा कि आद्य ऐतिहासिक काल में। क्योंकि ऐतिहासिक काल जो था वहां पे हमने प्रमाणों के आधार पर हर एक चीज को परखना, लिखना और समझना शुरू कर दिया था। और पाषाण काल जो था वहां पे हमने लिखना ही शुरू नहीं किया था,
सिर्फ हमने वहाँ पे खेती करना शुरू किया था, हमने वहाँ पे पशुपालन करना शुरू किया था। मतलब शुरुआती दौर हमारा एक बेस बना था इन सभ्यताओं के लिए। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल बेस नहीं रह गया था, ये नगरों में बदलने लगा था, ये टीलों में बदलने लगा था। और जब कालीबंगा सभ्यता को हम पढ़ेंगे तब हमारे सामने चीजें आएगी, तो हमको ये समझाना पड़ेगा कि कालीबंगा के अंदर पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी मौजूद थी, तो परिपक्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी मौजूद थी। किस आधार पर आप ये बताओगे? इसको ये बताना पड़ेगा कि वहाँ पे वैज्ञानिक जो मॉडल है वो अपनाया जा रहा था। मतलब कि एक ही खेत के अंदर दो फसलें उगाई जा रही थी। मतलब उन लोगों को पता था कि यहाँ पे एक फसल खाने के लिए उगाई जा सकती है तो दूसरी फसल उस मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उगाई जा सकती है। ये चीजें उनको कैसे पता थी? ये उनको पता थी, तभी तो ऐसी चीजें हो रही थी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, एक शहर मिला है वहां पे। उस शहर को प्राचीन से चुना गया था, मतलब चारों तरफ उसकी दीवार थी, रक्षा दीवार थी वहां पे। लेकिन वही चीज वापस उस महल के लिए भी मिली, जो राजा का टीला हुआ था वो उसके लिए भी वही प्राचीन रक्षा दीवार मिली है। मतलब अलग अलग दीवारें मिली है, नगर के लिए भी मिली है तो राजा के लिए भी मिली है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो विश्व के अंदर एक अपना स्थान रखती है। जो द्वीप फसल मिली है वो भी तो विश्व के अंदर मिली। फिर हमको वेदिकाएं मिली है, चबूतरे मिले हैं, फिर हमको मरण मूर्तियां मिली है, शव ग्रह मिले हैं। ये सारी चीजों के आधार पर ही हम सारी चीजें बता पा रहे हैं, इसके अलावा हम नहीं बता पाते कि ये चीजें क्या है। जो स्तरों की हमने बात की, यही वो स्तर है जो अलग अलग चीज को परखने के लिए जैसे जैसे खुदाई होती गई हमारे सामने काफी चीजें आती गई। तो एक ही समय में खुदाई नहीं हुई, वो निरंतर अलग अलग समय में खुदाई होती गई। तो अलग अलग समय के कारण हम उनको अलग अलग स्तरों में बांटना शुरू कर देते हैं। चार चीजों को समझना आवश्यक है कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें से धातुओं का दौर चला था। पाषाण काल क्या होता है, जिसमें धातुएं ही नहीं थी। और ऐतिहासिक काल क्या होता है, जहां पे सभी चीजों को प्रूफ के साथ हम रख सकते हैं कि ये चीज हुआ था और ये रहा इसका प्रूफ। अशोक की बात करेंगे तो अशोक ने जो अभिलेख लिखे उसके आधार पर हम अशोक की कहानियां बनाते हैं। अगर वो अभिलेख नहीं मिलते तो हम कोई समझ ही नहीं पाते कि कोई अशोक भी हुआ था। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो सभ्यताएं मिली है आद्य ऐतिहासिक काल की, आप बात कीजिए। आद्य ऐतिहासिक काल को आप समझिए, क्या इसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हमको मिल रहा है जो ये बता रहा हो कि मैं राजा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं? नहीं मिला है। लेकिन अभिलेख जो मिला अशोक का, उसके अंदर लिखा गया अशोक राजा है, उसके आदेश क्या थे, किस प्रकार उसने युद्ध में हारने के बाद जीत तो गया लेकिन इतनी लाशें देखने के बाद उसने युद्ध करना ही बंद कर दिया, ऐसे संकल्प लिए। काफी सारी चीजें मिलती, किस आधार पर? उस अभिलेख के आधार पे। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर कोई ऐसा मिला है जो ये बता रहा हो कि मैंने युद्ध लड़ा है, वहां लड़ा है, यहाँ लड़ा है? नहीं, चीजें नहीं मिली। लिखा हुआ तो मिला है, हम पढ़ नहीं पाए कि उन्होंने क्या लिखा है। एक लिपिकार के माध्यम से हमको ये पता लगा कि उसने ओवरलैपिंग कर दी थी, तो कि लिखावट किस दिशा से किस दिशा की तरफ लिखी गई है, इतना ही अंदाजा लगा है। उसके अलावा हम कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन इसके उलट ऐतिहासिक काल में हर एक चीज का हमने पता लगा लिया, हर एक चीज को प्रमाण के साथ हमने रख दिया। हमारे लिए काफी आसान एक तो ये हुआ, एक पाषाण काल हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों कालों में हमको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है चीजों को समझने में। सिर्फ पत्थरों के हथियार मिल रहे हैं, हम आसानी से कह सकते हैं कि तो इस यूज में। ऐतिहासिक काल में हर एक चीज प्रूफ के साथ मिल रही है। दिक्कत आई आद्य ऐतिहासिक काल में, लिखा हुआ मिल गया, पढ़ नहीं पाए। जो चीजें मिली अच्छे से समझ नहीं पाए। जो तर्क दिए जा रहे हैं उसको, उसकी आलोचना करने के लिए पांच पांच लोग वापस सामने आ रहे कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं। सटीकता के साथ, अच्छे से तर्क के साथ हर एक चीज को देखना है, हर एक चीज को समझना है। जो सभ्यताएं हैं, ऐसा लगना चाहिए कि हम उन सभ्यताओं के अंदर खुद घूम रहे हैं, उन लोगों के साथ हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उन लोगों की हम बातें समझ रहे हैं, वो क्या कहना चाहते थे। हर एक चीज को काफी अच्छे तरीके से, काफी सरल तरीके से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सभ्यताओं को लेकर हर एक चीज पर, हर एक पॉइंट पे काफी गहराई से हम बात करेंगे। तो हमारी जो क्लासें हैं सभ्यताओं को लेकर आने वाली, हर एक क्लास को पूरा देखना, अच्छे से समझना और कोशिश करना कि ये सभ्यताएं, आपका जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो गलत ना करे। वो क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। एक नंबर से आदमी रह भी जाता है तो फेल भी हो जाता है।
इसलिए आपके ऊपर है कि कितना समझ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।